जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों CRPF HCM ASI एग्जाम जो दोस्तों 22 फरवरी 2023 से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। दोस्तों जिन लोगों का एग्जाम है, दोस्तों आप लोग अगर तैयारी में नहीं लगे हैं तो आप लोग लग जाइए, क्योंकि दोस्तों अब जो है आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं, इसीलिए दोस्तों अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों जब तक आपका एग्जाम है तब तक हमारे क्लास से अगर जुड़ जाते हैं तो आपका 100% जो दोस्तों रिजल्ट होने का चांस बन जाता है, क्योंकि दोस्तों हमारे इस क्लास में सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जो 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास आते रहता है। तो दोस्तों आज 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे, इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग वो भी जाके देख ले। और दोस्तों आप सभी के लिए टॉनिक क्लास भी चलाया जा रहा है, तो दोस्तों आप लोग सभी वीडियो को एक बार जरूर देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ऑप्शन है रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति से, ओलंपिक खेल से या औद्योगिक क्रांति से। तो दोस्तों स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द जो है इसका नारा फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था उसमें दोस्तों स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा दिया गया था, इसीलिए दोस्तों यह फ्रांसीसी क्रांति से क्या है, यह संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी आया है। खेतरी जो है, राजस्थान की खेतरी, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की जो खेतरी है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, तांबा के लिए, एल्युमिनियम के लिए या उर्वरक के लिए? तो दोस्तों राजस्थान के झुंझुनू जिला में जो खेतरी जो स्थित है यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? तो यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम जो है वह क्या है? ऑप्शन है व्यापारिक हवाएं हैं, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है, या ऑप्शन सी बहुत अधिक आर्द्र वाले क्षेत्र हैं, या शांत समुद्रों वाले क्षेत्र हैं। तो दोस्तों भूमध्य डोल ड्रम जो है यह भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र है जो बहुत कम हवाई तथा समुद्र है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये VVI प्रश्न है, इसीलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी सुनना है, आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को, नहीं तो दोस्तों हो सकता है एक्स्ट्रा फैक्ट से ही आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए। तो इसीलिए दोस्तों आपको सभी चीज से पहले ही अवेयर कर रहा हूं, तो दोस्तों आप लोग स्किप नहीं करेंगे। दोस्तों डोल ड्रम जो है यह भूमध्य रेखा है, इसके 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यानी 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यह डोल ड्रम कहा जाता है, जहां दोस्तों सालों भर जो है निम्न दाब का क्षेत्र होता है। डोल ड्रम का क्षेत्र जो है यह निम्न दाब का क्षेत्र होता है, और जहाँ दोस्तों सालों भर पूर्णतः शांति बनी रहती है, शांत रहती है, जिस कारण से उसे शांत वायु पेटी भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह डोल ड्रम जो है भूमध्य रेखा के उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र कहा जाता है, जिसे डोल ड्रम वायु दाब भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ सालों भर जो है वायु पूर्णतः शांत रहती है, जिस कारण से उसे शांत पेटी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों ये भी इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग खाली ध्यान से सुनते चलिए, हम आपको क्लास की तरह बताएंगे। दोस्तों लोकसभा के निर्वाचन के न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? कितना है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? तो दोस्तों लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु जो है यह 25 वर्ष है। क्या है? यह 25 वर्ष है। और दोस्तों लोकसभा का अगर कार्यकाल पूछ ले तो यह दोस्तों 5 साल का होता है। अगर दोस्तों लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। तो दोस्तों
सभा के अलावा राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह भी कितना है, तो यह 25 वर्ष ही है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु जो है वह 35 वर्ष है। फिर से एक बार दोस्तों सुन लीजिए, अगर आप लोग में से कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, राज्यपाल बनना चाहता है, तो आपका कम से कम उम्र जो है यह 35 वर्ष होना चाहिए। और दोस्तों राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए यह जो है राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है यह 30 वर्ष होना चाहिए। अगर कोई दोस्तों आप में से जो है राज्य विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो आपको दोस्तों कम से कम 30 साल वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों स्थानीय शासन का सदस्य बनने के लिए, जैसे गांव समाज में क्या होता है, यह मुखिया बनता है, वार्ड सरपंच बनता है, ये सब के लिए दोस्तों आपका न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। तो दोस्तों आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। आपको एक भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जो है 100% बता के आएंगे। तो दोस्तों अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो फिर से आप लोग दोबारा देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा लक्ष्य है रिजल्ट प्राप्त करना। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न है, ये भी कितना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, BBA का स्क्वायर है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या मोहम्मद इकबाल। तो इनकलाब का नारा जो है यह सरदार भगत सिंह ने दिया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों थोड़ा नारा के बारे में जान लेते हैं। अगर इनमें से कोई भी नारा पूछ दे तो आप लोग 100% बना के आएंगे। तो दोस्तों जय हिंद दिल्ली चलो, यह नारा किसने दिया था? अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे जय हिंद दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और दोस्तों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? तो यह दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। करो या मरो की नारा किसने दिया था? यह दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था। और दोस्तों आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों फिर से एक बार सुन लीजिए। सुभाष चंद्र बोस कौन सा नारा दिया था? जय हिंद दिल्ली चलो। मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। और दोस्तों सरदार भगत सिंह जो है यह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया था। और जवाहरलाल नेहरू आराम हराम है यह नारा दिया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6वां नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है? दोस्तों ये भी प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। BBA का स्क्वायर है। प्रति वर्ष जो है दोस्तों यह भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि कब से है? तो यह दोस्तों 1 अप्रैल से यह प्रारंभ होता है। भारत का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वित्तीय वर्ष वह वर्ष होता है जो दोस्तों वित्तीय मामलों में हिसाब के लिए आधार होता है। और यह दोस्तों 1 अप्रैल से वित्त वर्ष का उल्लेख संविधान में नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों सामान्य प्रावधान अधिनियम 1897 में यह क्या है? तो यह निहित है। अगर दोस्तों आपसे पूछ दे प्रतिवर्ष जो वित्तीय वर्ष है यह संविधान में है या नहीं है, तो आप लोग दोस्तों नहीं लगाएंगे। ये भी क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों बहुत ही ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको सिलेक्शन वाला प्रश्न है। चीनी यात्री हेनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? चीनी यात्री जो दोस्तों हेनसांग है यह किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क। तो दोस्तों आपको जो याद रखना है, चीनी यात्री जो हेनसांग है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो आप लोग ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाएंगे। अगर दोस्तों आपको याद न रहे तो हेनसांग, हर्षवर्धन, ह से दोनों क्या है, तो यह सम्मिलित है। तो दोनों क्या है, दोनों में ह है। तो इसलिए दोस्तों हेनसांग जो है आपको ट्रिक के रूप में याद करना है। हेनसांग जो है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक के नाम से
किस बैंक को जाना जाता था? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक या एक्सिम बैंक। तो दोस्तों इंपीरियल बैंक के नाम से जो है यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जाना जाता था। पहले जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है यह इंपीरियल बैंक था। तो ऑप्शन जो है यह बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद्र जो द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है प्रेमास है, 4 अध्याय, रंगभूमि या गोदान। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो प्रेमचंद्र द्वारा जो लिखित उपन्यास है इनमें से यह प्रेमाश्रय है, रंगभूमि है और गोदान है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन सी जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए दोस्तों कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है यूरेनियम, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम। तो दोस्तों विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो है यह यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या पानी। तो दोस्तों हाइड्रोजन को जलाने से जो है यह पानी का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और दोस्तों ऑक्सीजन का अभिक्रिया करके यह पानी बनता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे पानी बनता है। तो ऑप्शन डी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नीली नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश जो है व्हाइट लाइट को नली में कैसे पैदा करते हैं? ऑप्शन है तांबे के तार को गर्म करके, तंतु फाइबर को गर्म करके या परमाणु को उत्तेजित करके या अणुओं को दोलित करके। तो दोस्तों श्वेत प्रकाश जो है यह नली में जो है तंतु फाइबर जो है उसको गर्म करके पैदा किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कीट भक्षी पौधा है। इनमें से कौन सा दोस्तों पौधा है जो यह कीट भक्षी है? ऑप्शन है अमरबेला, गुलाब, ड्रोसम या नागफनी। तो दियो दोस्तों ड्रोसम जो है यह कीट भक्षी पौधा है। क्या है? यह कीट भक्षी पौधा है। दोस्तों ड्रोसम एक प्रकार का कीट भक्षी पौधा है जिसे सनड्यूज दोस्तों थोड़ा नाम जो है यह उल्टा है। सनड्यूज जो है सनड्यूज के रूप में भी जाना जाता है। यह दोस्तों मांसाहारी पौधा होता है। यह क्या होता है? तो यह मांसाहारी पौधा होता है। यह दोस्तों पौधा जो है जमीन से नाइट्रोजन प्राप्त करने में क्या होता है? यह असमर्थ होता है। जमीन से नाइट्रोजन प्राप्त करने में यह असमर्थ होता है। इसलिए दोस्तों अपने शरीर में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए दोस्तों यह कीट पतंगों को खाते हैं। इसीलिए दोस्तों यह कीट भक्षी पौधे होते हैं। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट था दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी है प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से जो है यह कॉफी प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है फूलों से, बीजों से, पत्तियों से या फलों से। तो पौधे के जो है बीज से जो है दोस्तों यह कॉफी प्राप्त किया जाता है। कॉफी जो है यह बीज से प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों कॉफी में जो है यह कैफीन पाया जाता है। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और चाय में जो है दोस्तों यह थीन पाया जाता है। चाय में थीन पाया जाता है और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक ही प्रकार का परमाणु जो है यह प्राकृतिक तत्व में मिलता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी किससे ऊपर पहुंचता है? वैस्कुलर पौधे जो होता है, संवहनी पौधे जो होता है दोस्तों, उसमें पानी जो है वह किस माध्यम से ऊपर पहुंचता है? फ्लोएम के द्वारा, पेरेन्काइमा के द्वारा, मेरिटेस्टम के द्वारा या जाइलम के द्वारा। तो दोस्तों संवहनी पौधे में जो है यह पानी यह जाइलम के द्वारा पहुंचता है। जाइलम के द्वारा पहुंचता है। तो आप लोग ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण
केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण जो है केंद्र राज्य दोनों के बीच किया गया है? ऑप्शन है भारत, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों भारत देश में जो है संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। ऑप्शन ए जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत देश हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? यही सब दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सारे के सारे प्रश्न आपको पहले बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग गौर से आशा करते हैं सुनते आ रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है, सबसे ज़्यादा जो है बॉक्साइट उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है। कौन करता है? यह उड़ीसा राज्य करता है। उसके बाद दोस्तों गुजरात करता है, उसके बाद गुजरात करता है, उसके बाद दोस्तों झारखंड करता है, उसके बाद दोस्तों झारखंड करता है, उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ करता है, और दोस्तों उसके बाद जो है यह महाराष्ट्र करता है। तो आपको दोस्तों पांचों जो है बता दिए। पहले नंबर पर उड़ीसा आता है, दूसरे नंबर पर गुजरात आता है, तीसरे नंबर पर झारखंड आता है, और चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है, और पांचवें नंबर पर जो है यह महाराष्ट्र आता है। अगर दोस्तों कोई सा भी आपसे पूछ दे तो आपको बता देना है कि पूछ देगा भारत में दूसरे स्थान पर बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में तीसरे नंबर पर बॉक्साइट उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? भारत में पांचवें सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो आप बता सकते हैं। तो आपको दोस्तों इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में इस प्रश्न से संबंधित। तो दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन जो है यह क्या है? एक खड्ड है, एक बड़ी तोप है, एक नदी है, एक पुरानी तोप है। तो दोस्तों ग्रैंड कैनियन जो है यह एक खड्ड है। ऑप्शन ए जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ग्रैंड कैनियन जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अरिजोना के जो पठार है उस भाग में कोलोराडो नदी पर स्थित यह नदी द्वारा काटा गया यह क्या है? तो खड्ड या कैनियन है, खड्ड या कैनियन है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह कहाँ पर है? तो यह अमेरिका के एरोजानी के पठारी में कोलोराडो नदी है, यह नदी के द्वारा काटा गया एक खड्ड है। ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जो है यह किसे जोड़ती है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, या हिंद महासागर प्रशांत महासागर को। तो दोस्तों यह जो है पनामा नहर यह प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन जो है यह बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो ऑप्शन बी जो है यह दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एक आप लोग जरूर करते हुए जाना है, क्योंकि दोस्तों बहुत मोटिवेशन हमें मिलता है आपके एक लाइक से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।